अध्याय 3 भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान तत्वों और मूल धारणाओं की दृष्टि से अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए, भारतीय संविधान में कई ऐसे तत्व हैं जो उसे देश के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। ध्यान रखने बात यह है कि 1949 में अपनाए गए संविधान में अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97 और 101वें संविधान संशोधन। इन कई बड़े परिवर्तन करने से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। हालांकि केशवनंद भारतीय मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। किसमें? केशवानंद भारतीय मामले में। संविधान की विशेषता। संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषता निम्नलिखित है। पहला, सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला लिखित, जैसे लिखित संविधान में कैसे है अमेरिकी संविधान, और अलिखित में है ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। यह वृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 विभक्त और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ। 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद और एक भाग यानी भाग 8 को हटा दिया। इसमें करीब 95 अनुच्छेद, 4 भाग, 4 का, 9 का और 14 का और 4 अनुच्छेद 9, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को जोड़ा गया। विश्व के किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ नहीं हैं। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्नलिखित 4 कारण हैं। पहला, भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। दूसरा, ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था। फिर जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को शामिल कर लिया है। फिर संविधान सभा में कानून विशेषज्ञ और प्रतिनिधि। संविधान न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों में आम विधान स्थापित राजनीतिक परिपाटी को छोड़ दिया था, उन्हें भारत के संविधान दस्तावेज में शामिल कर लिया गया है। विभिन्न स्रोतों से भेद। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों, भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की है कि भारत का संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचा ऐसागत भारत शासन अधिनियम 1935 से दिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग, मौलिक अधिकार और DPSP क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। भारत संविधान का राजनीतिक भाग यानी कैबिनेट, सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका का संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR यानी रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों संविधानों से लिए गए हैं। भारत के संविधान में सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत शासन अधिनियम 1975 है। संघ की व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक इससे लिए गए हैं। संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो 1935 के संविधान के अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। नम्यता और अनियमितता का समन्वय। संविधान को नियमितता और अनियमितता की दृष्टि में वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान लचीला व नम्य कहलाता है। इसमें संशोधन की प्रक्रिया वही है जैसे आम कानून के निर्माण में, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संविधानों का प्रावधान है। पहला, कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरणतः दोनों सदनों में उपस्थित और
में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मत और प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत से। दूसरा, कुछ अन्य प्रावधानों में संसद को विशेष बहुमत आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है, संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं आते हैं। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे कि 2 सरकारें, शक्ति का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। यद्यपि भारतीय संविधान में सबसे बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर लक्षण विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र और राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवा, आपातकालीन प्रावधान। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं है। दूसरे अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके 2 अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नलिखित नाम दिए गए हैं। पहला, एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ कैसी विरे। फिर बारगेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेडन ऑस्टिन। फेडरेशन विद द स्टेलाइजिंग टेंडेंसी, आइवर जोनिस और अन्य। सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्ष प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर के रूप में उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित है। वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति, बहुमत दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका मंत्रियों का सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, लोकसभा और विधानसभा। हालांकि भारतीय संविधान प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी की व्यवस्था है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वो भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि राजनीति के जानकार इसे प्रधानमंत्री की सरकार का नाम देते हैं। संसदीय प्रभुता, संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में संभव। संसद की प्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से भिन्न है, उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है, क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि के तहत निहित प्रक्रिया का प्रावधान है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिक सर्वोच्चता के बीच में उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, वहीं दूसरी ओर संसद अपने संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत के साथ साथ स्वतंत्र भी है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे जिला अदालत, अन्य निचली अदालत है। न्यायालय को एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्यों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है।
वो संविधान का रक्षक है, संरक्षक है। संविधान में इसकी स्वतंत्रता के कई प्रावधान हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड की सख्ती, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। फिर मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है। पहला, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानून विरोध की तरह काम करता है। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जा सकता है। वो जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पक्षा, उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं। यह अपरिवर्तनीय नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है। इनमें कटौती कर सकती है। अनुच्छेद 20 और 21 में प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपात के दौरान इन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता। आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इसका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित है: सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून के रूप में लागू नहीं किया गया है। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था के सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। इसे लागू करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इसकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत। मिनवा मिल्स मामला 1980। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीतिगत सिद्धांतों के संतुलन पर रखी है। मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42 संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के दौरान शामिल किया। 2002 के 66वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा। संविधान के 4A भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य हो कि वे संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। हमारी मिश्रित संस्कृति के समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करें। सभी लोग आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अधिकारों का इस्तेमाल करते समय इन्हें याद रखना चाहिए। उन्हें अपने समाज, देश, अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों को निभा भी करना है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानून से लागू नहीं किया जा सकता। इन दोनों को कानून से लागू नहीं किया जा सकता। 11वां, धर्मनिरपेक्ष। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्म के लक्ष्यों को दर्शाते हैं। 1976 में 42 संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना, विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 14। धर्म के नाम पर किसी भी का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15। सार्वजनिक सेवा में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 16।
हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार। अनुच्छेद 25 हर धार्मिक समूह अथवा किसी हिस्से में अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन। अनुच्छेद 26 किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी भी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27 किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। अनुच्छेद 28 नागरिकों किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने, उन्हें संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 राज्य सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा में धर्म, चर्च, राजनीति के पूर्ण अलगाव रखती है। धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश को लागू नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ का समाज बहुधर्मवादी है। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों का समान आदर अर्थात सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया है। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के आधार पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता, संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान का अधिकार प्राप्त है। 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के दौरान मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। देश का बृहद आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक और सराहनीय प्रयोग था। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर वर्गों के लिए नई आशा और प्रत्याशा जगाता है। एकल नागरिकता यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है और 2 लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इनमें से केवल नागरिकता का प्रावधान है अर्थात भारतीय नागरिकता। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए अधिकारों के 2 समूह का लाभ उठाता है। पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त और दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है। भारत में सभी नागरिकों, चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हो रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता, समान अधिकारों के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिकता, दंगे, संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद, नरजाति विवाद होते आए हैं। इसका अर्थ है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत संगठित भारत के राष्ट्र निर्माण का जो सपना देखा है वो पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया। स्वतंत्र निकाय भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार के व न्यायिक अंग उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार को लोकतांत्रिक के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। इस ऐसे में कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित है। पहला, संसद और राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग, राज्य और केंद्र सरकार के खातों के आरक्षण के लिए भारत का नियंत्रण और महालेखाकार, ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन करना है, अनुशासन मामलों पर राज्यपाल को सलाह देता है। विभिन्न प्रावधानों, कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि में विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों की
स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारत के संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों के लिए संविधान में शामिल करने का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, भारतीय और संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे की सुरक्षा प्रदान करना है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी युद्ध, आक्रमण और सशक्त विद्रोह से पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की अवस्था, अनुच्छेद 352। राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक लोकतंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356। केंद्र में निर्देशों के अनुपालन करने में असफलता, अनुच्छेद 365। वित्तीय आपातकाल। भारत में वित्तीय स्थिरता या प्रत्येक जब संकट में, अनुच्छेद 360। आपातकाल के दौरान पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इस संविधान में संशोधन के बिना देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय से एकात्मक परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। फिर त्रिस्तरीय सरकार। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र और राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र और राज्य की शक्ति अंतर्निष्ठ थी। बाद में 1992 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया, जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। संविधान के एक नए भाग में 90 और नए अनुसूची 11वीं जोड़कर 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की और एक नया भाग 9 जोड़ा। इस प्रकार 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 ने एक नए भाग 9A और नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं के लिए केंद्र को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। 17 सहकारी समिति। 97वें संविधान संशोधन 2011 ने सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया और निम्नलिखित 3 परिवर्तन इसमें शामिल किए गए। इसने सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, अनुच्छेद 19। इसने नया राज्य का नीति निषेध तत्व जोड़ा। सरकारी समिति के प्रोत्साहन के लिए अनुच्छेद 43 ढ संविधान का नया भाग 9B जोड़ा। सरकारी समितियों में द कोऑपरेटिव सोसाइटी शीर्षक से अनुच्छेद 243Z से लेकर 243ZT तक के एक नया भाग 9B के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधान की तरह सुनिश्चित किया गया जिससे देश भर में सरकारी समिति लोकतांत्रिक व्यावसायिक स्वायत्त ढंग से आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें। संसद को अंतर सहकारी समितियों और राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान की आलोचना। भारत का संविधान जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया और अंगीकार किया गया और इसकी आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है। उधार का संविधान। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ नहीं है, वो उधार का संविधान है, उधारों की एक बोरी है और अथवा एक हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पेबंदगिरी कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपात व अतार्किक है। ऐसा इसलिए है कि संविधान बनाने वाले ने अन्य संविधानों को आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों के उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके स्वीकार किया है। उपयुक्त आलोचना का उत्तर देते हुए भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास बनाए गए संविधान में कुछ नया हो सकता है? 9 साल से अधिक हो गए जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बना, अतः इसका अनुसरण अन्य देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा कर लिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना है ये पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार के संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी मान्यता आज भी पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों में मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल एक नई चीज़ हो सकती है, किसी संविधान में उसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है कि उनमें गलतियों को दूर करने और देश की ज़रूरतों के अनुरूप उन्हें ढालने की विविधता उसमें मौजूद है। उससे दोषारोपण है कि संविधान अन्य देशों को हूबहू नकल करता है। मैं समझता हूँ संविधान की यथेष्ट अध्ययन आधारित नहीं है। 1935 के अधिनियम के कार्बन कॉपी। आलोचकों ने कहा कि भारतीय निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान को भारत के संविधान में डाल दिए। इससे संविधान 1935 के अधिनियम को कार्बन कॉपी बनकर रह गया। फिर उसका ही संशोधित रूप, उदाहरण के लिए एन श्रीनिवासन
का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। उसी प्रकार सर आइवर जोनिस ब्रिटिश संविधानवेत्ता ने कहा है कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जहाँ से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं। पुनः PR देशमुख संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की है कि अनिवार्यता भारत सरकार अधिनियम 1935 ही बस वयस्क मताधिकार जुड़ गया है। उपरोक्त आलोचना का उत्तर संविधान सभा में BR अम्बेडकर ने इस प्रकार दिया कि जहाँ तक आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत संविधान अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया, मैं क्षमा याचना नहीं करूँगा। उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है। साहित्य चोरी शामिल नहीं है। इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। संविधान के मूल विचारों को किसी भी एक का अधिकार नहीं है। मुझे खेद इस बात के लिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है। तीसरा, गैर भारतीय और भारतीयता विरोधी। आलोचक के अनुसार भारत का संविधान गैर भारतीय और भारतीय विरोधी है, क्योंकि ये भारत की राजनीतिक परंपराओं और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उनका कहना है कि संविधान की प्रकृति विदेशी और भारतीय प्रतिष्ठित के अनुरूप और अकारण है। इस संदर्भ में के हनुमंथैया संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की, हम वाड़ी या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन हमने यहाँ इंग्लिश बैंड को संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए। उसी प्रकार की लोकनाथ मिश्रा, जो एक और अन्य संविधान सभा सदस्य थे, संविधान की आलोचना करते हुए कहते हैं कि पश्चिम का दासवत अनुकरण बल्कि पश्चिम का दासवत आत्मसमर्पण कहा। लक्ष्मीनारायण साहू ने एक अन्य संविधान सभा सदस्य का कहना था कि जिन आदर्शों पर संविधान गढ़ा है, भारत की मूलभूत आत्मा में प्रकट नहीं होती। संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू करने के बाद फौरन टूट जाएगा। गांधीवाद से दूर सिद्धांत संविधान। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे। उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के आधार पर निर्मित होना चाहिए। इस संबंध में डॉक्टर वही सदस्य के हनुमंतिया ने यह कहा है कि यह वही संविधान है जिसमें महात्मा गांधी कभी नहीं होना चाहते थे, न ही संविधान सभा उन्हें विचार किया होगा। टी प्रकाशम संविधान सभा के एक और सदस्य इस कमी का कारण अंग्रेज गांधी के आंदोलन में अम्बेडकर की सहभागिता नहीं होना चाहते थे, साथ ही गांधीवादी विचारों के प्रति उनके तीव्र विरोध की बताते हैं। महाकाय आकार। आलोचक कहते हैं भारतीय संविधान का बहुत भीमकाय और बहुत विस्तृत, इसमें अनावश्यक तत्व भी शामिल है। सर आइवर जोनिस, जो एक ब्रिटिश संविधान वेत्ता है, के विचार में जो प्रावधान बाहर से ले गए उनका चयन बेहतर नहीं है। संविधान समान रूप से कहें तो बहुत लंबा और जटिल है। इस संदर्भ में HV कामथ संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की कि प्रस्तावना जिस क्रिकेट को हमने अपनी सभा के लिए चयन किया है वह एक हाथी है। शायद इस तथ्य के अनुरूप ही है कि हमारा संविधान दुनिया में बने संविधानों में सबसे भीमकाय है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि सदन पर इस पर सहमत नहीं होगा कि हमने एक हाथीनुमा संविधान बनाया है। वकीलों का स्वर्ग। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण और बहुत जटिल है। उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरे को शामिल किया था उसके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। वहीं सर आइवर जोनिस ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। इस संदर्भ में HK माहेश्वरी संविधान सभा सदस्य का कहना है कि प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है और वे अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे। वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के कर्तव्यों का पालन वे नहीं करेंगे। यदि मैं ऐसा कह सकूं तो वो प्रारूप वास्तव में वकीलों के स्वर्ग है। यह वाद या मुकदमों की व्यापक संभावना खोलता है। हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथों में बहुत सारा काम देने वाला है। उसी प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य PR देशमुख का कहना है, मैं यह कहना चाहूँगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुच्छेद का प्रारूप प्रस्तुत किया है। मेरी समझ में अत्यंत भारी भरकम है, जैसा कि भारी भरकम जिंद वाला विधि ग्रंथ है। संविधान से हो संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार शब्दावली नहीं करता। शायद उनके लिए ऐसे दस्तावेज को तैयार करना कठिन था, जिससे मेरी समझ एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि सामाजिक दस्तावेज होना था। यह जीवंत, स्पंदयुक्त,
जीवनदायी दस्तावेज है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसा नहीं हुआ। फिर हम इन शब्दों से रट गए जिन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता था। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 41। फिर भाग 2, नागरिकता, 5 से लेकर 11। भाग 3, मौलिक अधिकार, 12 से लेकर 35 अनुच्छेद। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 36 से 51। भाग 4A, मौलिक कर्तव्य, 51 का। भाग 5, संघ सरकार, उसमें जो ये कहाँ से स्टार्ट था, 52 से 151 तक की। अध्याय 1, कार्यपालिका, 52 से 78। भाग अध्याय 2, संसद, 52 से भाग 2 संसद, जिसमें 79 से 122। भाग अध्याय 3, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 123। भाग अध्याय 4, संघ की न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से 147 तक की। फिर अध्याय 5, भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा, अनुच्छेद 148 से 151। फिर भाग 6, राज्य सरकारें, 152। अध्याय 1, साधारण, 152 से 237। अध्याय 2, कार्यपालिका, 153 से 167। अध्याय 3, राज्य का विधानमंडल, 168 से 212। अध्याय 4, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, 213। भाग 5, राज्यों के उच्च न्यायालय, 213 से 214 से 232। भाग अध्याय 6, अधीनस्थ न्यायालय, 233 से 237। और फिर ये जो भाग है, फिर भाग 7 जो राज्य संबंधित पहली अनुसूची खंड वो निरस्त हो गया है, 238 निरस्त। भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र, 239 से 242। भाग 9, पंचायतें, 243 से 243 अंगा से। फिर भाग 9 का नगर पालिका, 243 से 243 6 तक की। भाग 9 का सरकारी समितियाँ, 243 से ZS से 243 ZT तक। भाग 10, अनुसूची और जनजातीय क्षेत्र, 244 से 244 का तक के। फिर भाग 11, संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध, 245 से 263। अध्याय 1, विधायी उपबंध, 245 से 255। अध्याय 2, प्रशासन संबंध, 256 से 263। भाग 8, वित्तीय संपत्ति संविधायवाद, 264 से 301। तो इसमें अध्याय 1 जो है वो वित्त से है, 264 से 291। अध्याय 2, ऋण लेना, 292 से 293। अध्याय 3, संपत्ति संविधाय अधिकार प्राध्याय और वाद, 294 से 300। भाग 4, संपत्ति का अधिकार, 300 का। उसके बाद है भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, 301 से 307। भाग 14, संघ और राज्यों की अधीन सेवा, 308 से 323। उसमें अध्याय 1, सेवाओं, 308 से लेकर 314। अध्याय 2, लोक सेवा, 315 से 323। भाग 14 का अधिकरण, जो 223 का से लेकर 223 ख तक की। फिर भाग 15, निर्वाचन, 324 से लेकर 329 का तक के। फिर भाग 15 निर्वाचन हो गया। फिर उसके बाद 16, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, 230 से लेकर 242 का। भाग 17, राजभाषा, 243 से लेकर 351। अध्याय 1 में रसंघ की परिभाषा है, 243 से लेकर 244। प्रादेशिक भाषा, अध्याय 2 ये है, 245 से लेकर 345 से 347। फिर अध्याय 3, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा, 348 से 349। फिर अध्याय 4, विदेशी विशेष निर्देश, 248 से लेकर 249। उसके बाद है भाग 18, अपवाद उपबंध,
352 से लेकर 360। फिर भाग 19 प्रकीर्ण 361 से लेकर 367। भाग 20 संविधान का संशोधन 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध 369 से लेकर 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी और प्राधिकरण पाक मिशन 393 और 395 तक की टिप्पणी। भाग 6 भाग ख संबंधित है। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में विलोपित कर दिया गया। और दूसरी ओर भाग 4 तथा भाग 15वां दोनों का समावेश 42 संविधान संशोधन 1976 में कर दिया था। इसी प्रकार भाग 9 का समावेश 74 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया था। और भाग 9 ख में 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में जोड़ा गया था। संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद निम्नानुसार है। 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों और सीमाओं में नाम परिवर्तन। अनुच्छेद 13 मूल संघातों का असंगत व अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। और फिर अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अप्रेष्यता का अंतर। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय में कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और अबाध रूप से मान्य आचरण करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 21 का कुछ सदस्य तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों का व्याप्ति। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट सहित उपचार। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि को लेकर कुछ मामलों में दंडादेश में निलंबन परिहार व लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 133 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामले दंडादेश के निम्न परिहार व लघुकरण करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 169 राज्यों व विधान परिषदों का उत्थान व सृजन। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 213 विधानमंडल की विश्रांति में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 226 कुछ निर्णय निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 339 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 262 अंतर्राष्ट्रीय नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषदों के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाए। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 380 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाही। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार और बिना कर्तव्यों
के संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। संपत्ति के अधिकार। अनुच्छेद 311 संघ व राज्य के अधीन सिविल हैसियत से नियोजित शक्तियों को प्रतिष्ठित किया जाएगा। पद से हटाया पदावनत करना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति में घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल स्थिति के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 362 संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने और उन्हें प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। 368 संविधान का संशोधन करने की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य में अस्थायी उपबंध। अब इसके बाद कुछ अनुसूचियाँ हैं संविधान की अनुसूचियाँ हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं। प्रथम अनुसूची राज्य के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र संबद्ध अनुच्छेद 1 एवं 4। उसके बाद राज्य दूसरे है इसका प्रथम अनुसूची के अंदर दूसरा पार्ट है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उसकी सीमा। दूसरी अनुसूची परिलब्धियों पर भत्ती विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल राज्यों के राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्य विधान परिषद के सभापति उपसभापति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये सब किसमें आएंगे सेकेंड अनुसूची में। इसमें अनुच्छेद 59 अनुच्छेद 65 अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 97 अनुच्छेद 125 अनुच्छेद 148 अनुच्छेद 158 अनुच्छेद 164 अनुच्छेद 196 और अनुच्छेद 221 शामिल आएंगे। तीसरी अनुसूची इसमें विभिन्न उम्मीदवारों के द्वारा ली गई शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। उम्मीदवार हैं पहले संघ के मंत्री, फिर संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, तीसरा संसद के सदस्य, चौथा संसद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पांचवा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, छठा राज्य मंत्री, सातवां राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, आठवां राज्य विधानमंडल के सदस्य, नौवां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 84 अनुच्छेद 99 अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 146 अनुच्छेद 173 अनुच्छेद 188 और अनुच्छेद 219। चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुच्छेद 4 और 80। फिर पांचवी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों और इनका प्रशासन नियंत्रण अनुच्छेद 244। छठी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध उपबंध अनुच्छेद 244 एवं 275। सातवीं अनुसूची संघ सूची मूल रूप से 97 मगर फिलहाल 98 विषय। राज्य सूची मूल रूप से 66 फिलहाल 59 विषय। समवर्ती मूल रूप से 47 पर फिलहाल 52 के संदर्भ में राज्य और केंद्र की मत शक्तियों को हाजिर अनुच्छेद 246। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं मूल रूप से 14 मगर फिलहाल 22 ये भाषा है असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी भाषा को 1977 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में 71वें संविधान अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। डोगरी, मैथिली और संताली को 2003 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया कर दिया गया। नवी अनुसूची और इससे अनुच्छेद तो ये क्या है, ये भू सुधारों और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों संबंधित संसद के अधिनियमों और विनियमों
से समझ लीजिए, इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा में से सम्मिलित कानूनों को बचाने के लिए जोड़ा गया है। तथापि 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहत्ता के बारे में उपबंध। इस अनुसूची को 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे दल बदल रोधी कानून कहा जाता है। फिर 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारी। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73 संविधान संशोधन 1982 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243(6). फिर 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार, जिम्मेदारी, 18 विषय और इस अनुसूची में 73 संविधान संशोधन 1982 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243(ब). फिर उसके बाद है भारतीय संविधान के स्रोत एक नज़र में। तो भारत का शासन अधिनियम 1935, उसमें क्या क्या विशेषताएं? पहला, 1935 से लिया गया संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकाल उपपद एवं प्रशासनिक विवरण। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान इसे लिया है मूल अधिकार, न्यायपालिका स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। कनाडा का संविधान सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परमासी न्यायालय निर्णय। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता एवं संसद के दोनों सदनों की बैठक। जर्मनी के वायमर संविधान, आपातकाल समय मूल अधिकारों का स्थगन। सोवियत संघ पूर्व का संविधान, मूल कर्तव्य, प्रस्ताव में न्याय, आर्थिक एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदेश। फ्रांस का संविधान, गणतात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदेश। दक्षिणी पश्चिमी का संविधान, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान का संविधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और ये खत्म हो गया। धन्यवाद।